एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज हम लोग देखने वाले हैं जो अपना कंपनीज एक्ट का चैप्टर नंबर 9 है, लास्ट चैप्टर, दैट इज व्हाट प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। उसके हम पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और हम कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला अगर हम देखें अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो कि जून 25 अटेम्प्ट में आपका आया हुआ है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से आया हुआ है। देखो क्या क्वेश्चन है, आपको वेरियस एक्सेप्शन लिखने हैं अंडर द कंपनीज एक्ट टू द रूल enunciated in the case of Foss versus Har bottle। अब देखो बेसिकली ये है तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि कंफ्यूज हो गए थे, उनको याद ही नहीं आ रहा था कि यार ये कौन सा केस लॉ है। मैंने आपको क्लास में इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था कि जो केस लॉ है इसका आपको नाम याद करना है। ठीक है, फॉस वर्सेस हार बॉटल अगर आपको याद हो तो इसमें हमने बात की थी कि मेजोरिटी की जो विशेष होती है, कंपनी में दो टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं, मेजोरिटी और माइनॉरिटी। ठीक है, मेजोरिटी की विशेष हमेशा क्या करती है, प्रिवेल करती है, और माइनॉरिटी कभी भी आपको याद होगा ऐसे मुंह उठा के हर एक मैटर पे कोर्ट में जा सकते हैं कि भाई हमारी बात नहीं मानी जा रही है, मेजोरिटी की बात मानी जा रही है, तो हम कोर्ट में पहुंच जाएंगे मुंह उठा के। ऐसा हो सकता है क्या? हर बार नहीं, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस थे जहां पे माइनॉरिटी भी केस कर सकता है। ठीक है, बेसिकली हमने बात की थी कि नॉर्मली अगर केस करना भी होगा तो कंपनी एक राइट पार्टी है, बिकॉज कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी कैन स्यू, कंपनी कैन बी स्यूड। तो हमने बात की थी कि कुछ भी गलत होता है अगर, तो कंपनी केस कर सकती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जहां पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स खुद भी केस कर सकते थे। तो वो आपसे एक्सेप्शंस पूछे हैं इसमें। ठीक है, तो वो हमें लिखना था। तो है तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, पर अगर आपको एक केस लॉ का नाम नहीं याद है तो आप ये आंसर जो है वो नहीं लिख पाओगे, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में हुआ भी था। ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्लास में इंपॉर्टेंट मार्क करवाया, आपको याद आ गया होगा ये केस लॉ का रेफरेंस। ठीक है, नहीं तो आप अभी भी इंपॉर्टेंट इसको मार्क कर सकते हो। चलो अब देखो बेसिकली क्या बोला है, जो मैंने आपको वही सारी चीजें बताई, मेजोरिटी रूल और वो सब आपको लिख देना होगा, और फिर उसके बाद में हम इसके एक्सेप्शंस देखेंगे। तो नॉर्मली आपको ये बताया है कि भाई जो ये रूल है ये एब्सोल्यूट है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इसके होते हैं जहां पे जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, बेसिकली अगर हम कहें कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, मेजोरिटी जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं, तब वो जा सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे फॉलोइंग केसेस में बेसिकली एक्सेप्शन वाली चीजें हैं जहां पे माइनॉरिटी भी जा सकते हैं, केस कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब कौन कौन सी चीजें हैं, अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स, फ्रॉड, ठीक है, रॉन्ग डूअर्स इन चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल, बेसिकली मैनेजमेंट में जो लोग हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं वो ही गलत कर रहे हैं। इसके अलावा रेजोल्यूशन जो कि पास होना चाहिए था स्पेशल मेजोरिटी से, मतलब एसआर पास होना चाहिए था, बट क्या पास हो गया, ओआर पास हो गया। ठीक है, पर्सनल एक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो किसी इंडिविजुअल शेयर होल्डर के जो है नोटिस का राइट होता है, राइट टू वोट होता है, अगर उनसे वो राइट छीन लिए जाते हैं तो वो भी केस कर सकता है इंडिविजुअल अपने नेम में। और इसके अलावा ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स है वो हमने अपनी क्लास में कवर कर रखे हैं, होप आपको याद आ गया होगा। चलो इसके बाद में हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, बिकॉज ऐसा सिमिलर क्वेश्चन 2 से 3 बार आया हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके देखो क्या बोला है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसमें कितने मेंबर्स हैं, जिसमें 600 मेंबर्स हैं, और उस कंपनी का इशूड और पेड अप कैपिटल कितना है, 5 करोड़ है, जिसमें 5 लाख इक्विटी शेयर्स है ऑफ ₹100 ईच। करेक्ट। नाउ 90 मेंबर्स हैं जिनके पास में 10,000 इक्विटी शेयर्स है, 90 मेंबर्स होल्डिंग 10,000 इक्विटी शेयर्स। उन्होंने एक पिटिशन फाइल किया बिफोर द ट्राइब्यूनल फॉर द पर्पस ऑफ रिलीव अंडर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। क्या बोला है, बेसिकली कितने लोगों ने अप्लाई किया है, 90 मेंबर्स ने, और उनके पास में कितनी होल्डिंग थी, 10,000 इक्विटी शेयर्स थे। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा है कि आपको ये बताना है कि क्या जो सेट पिटिशन है वो मेंटेनेबल है। अब आपको याद आ गया होगा हमने जो सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 241 और सेक्शन 244, वहां पर हमने पढ़ा है कि सेक्शन 241 में अप्लाई कर सकते हो अगर ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हुआ है, और सेक्शन 244 में लिमिट्स गिवन है कि कितने मेंबर्स कम से कम होने चाहिए तभी आपका पिटिशन मेंटेनेबल होगा। तो अगर आपको वो लिमिट्स याद आ जाएंगी तो आप ये आंसर बहुत इजीली कर सकते हो। अब देखो बेसिकली अगर हम बात करें इसका फर्स्ट पॉइंट, तो देखो यहाँ पे 2 टाइप की लिमिट्स थी, अगर आपको याद आ गया हो तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल की अलग लिमिट्स थी, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल की एक लिमिट थी। ठीक है, अगर हम हैविंग शेयर कैपिटल की बात करें तो आपको याद होगा एक तो क्या था नंबर में और एक क्या था वैल्यू में, है ना। नंबर में क्या था, नॉट लेस देन 100 मेंबर्स और नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ members whichever is less। तो 100
या 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स विच एवर इज लेस, और दूसरा अगर हम वैल्यू में बात करें तो मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, बेसिकली इशूड शेयर। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको क्लास में भी मार्क करवाया था कि यहाँ पे इशूड शेयर कैपिटल है। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए पेड अप कैपिटल दे सकता है। अब अगर हमें मान लो पेड अप कैपिटल भी गिवन है, इशूड कैपिटल भी गिवन है, हम फ्लो में हमेशा क्या ध्यान देते हैं, पेड अप का ही होगा। तो पेड अप का नहीं निकालना है आपको, इशूड शेयर कैपिटल का आपको क्या निकालना है, नॉट लेस देन 1/10, मतलब मिनिमम 1/10। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। और इसके अलावा क्या बोला, जो कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है वहां तो सिंपल सी चीज थी, नॉट लेस देन 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, अब देखो ऊपर आपको क्या दिया था कि कितने मेंबर्स हैं, 90 मेंबर्स हैं, जिनके पास में कितने हैं, 1000 इक्विटी शेयर, सॉरी 10,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो 90 मेंबर्स हैं यहाँ पे जिनके पास में 10,000 इक्विटी शेयर्स है, और टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है यहाँ पे 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो अगर हम इस तरीके से इसको प्रोविजन में फिट करें तो क्या बोले, पिटिशन जो है वो मेंटेनेबल है, क्योंकि जो नंबर है मेंबर्स का वो 90 है, तो वो 100 की लिमिट तो पूरी नहीं हुई, लेकिन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी दूसरी वाली 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, वो अपनी पूरी हो चुकी है। बिकॉज अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हमें कितने गिवन थे, 600। अगर आप 600 का 1/10 निकालोगे तो वो तो कितना आएगा, 60 ही आएगा। और कितने मेंबर्स एप्लीकेशन लगा रहे हैं, 90। तो आपको याद है अभी हमने पढ़ा 100 या फिर 1/10 विच एवर इज लेस, तो लेस कौन सा है अभी, 60, मतलब लिमिट अपनी कौन सी हो गई, 60 की लिमिट हो गई। तो इसीलिए 60 की लिमिट है और 90 मेंबर्स यहाँ पे एप्लीकेशन लगा रहे हैं, दैट मींस ये एप्लीकेशन वैलिड है। तो इसीलिए आपको चेक कर लेना है कि वो लिमिट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ ये चेक कर लेते हैं, अच्छा 100 मेंबर्स नहीं हो रहे, तो सिर्फ 100 की लिमिट नहीं है ना, बाकी भी लिमिट आपको चेक करनी है, नंबर वाली लिमिट भी चेक करनी है। अगर मान लो नंबर की लिमिट पूरी नहीं हो रही तो आपको वैल्यू चेक करनी है, तो इसीलिए सब कुछ चेक करना है। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे तो आपको कौन सी वाली ही चेक करनी है, कंपनी हैविंग कैपिटल वाला ही है ना, क्योंकि साफ साफ दे रखा है कि इतना आपका कैपिटल है, इतने आपके शेयर्स है, तो वो इम्प्लाइड सी बात है। ठीक है, तो ये आपको लिमिट्स वाले जो है ना काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन करवा दिया, मैंने आपको क्लास में भी काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे बताए हैं, तो एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, बाकी जितने भी ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे वो आपके होमवर्क रहेंगे। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट का अपना क्या आंसर आ गया, फर्स्ट का अपना आंसर आ गया यस। इसके बाद में हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो है ना इसका, वो अपने आप में भी काफी इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन अपने लास्ट चैप्टर जो था चैप्टर 8 वहां पर भी हमने डिस्कस किया है। मान लो 40 मेंबर्स ने सब्सिक्वेंटली विड्रॉ कर लिया अपना कंसेंट, मतलब पहले तो उन्होंने कंसेंट दे दी थी कि हाँ हम अप्लाई करने के लिए रेडी हैं, एप्लीकेशन फाइल करने के लिए हम लोग रेडी हैं, बट आगे जाके 40 मेंबर्स ने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आगे जाके कंसेंट वो लोग विड्रॉ कर लेते हैं तब भी। बेसिकली हमें ये जो लिमिट चेक करनी है वो हमें लिमिट कब चेक करनी है, जब हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी। उसके बाद में अगर वो विड्रॉ कर भी लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एप्लीकेशन विल स्टिल बी एंटरटेन बाय द ट्राइब्यूनल, एप्लीकेशन वैलिड ही मानी जाएगी। ठीक है, इसकी लैंग्वेज एक बार आप रीड कर लो। देखो क्या बोला है, सब्सीक्वेंट विड्रॉल। देखो हर एक टॉपिक की ना हेडिंग बना के करना है हमें, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्सीक्वेंट विड्रॉल बाय सम मेंबर, द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द पिटिशन इज टू बी जज्ड with reference to the fulfillment of the criteria। क्राइटेरिया कब पूरा होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। वंस द पिटिशन इज ड्यूली फाइल्ड, एक बार हमने पिटिशन फाइल कर दिया, सब्सीक्वेंट विड्रॉल बाय सम मेंबर्स विल नॉट इनवैलिडेट द पिटिशन। अगर एक बार हमने फाइल कर दिया तो मान लो आगे जाके कुछ मेंबर्स अगर विड्रॉ कर भी लेते हैं तो क्या उसकी वजह से भी कोई फर्क पड़ने वाला है, नो, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, चलो इसके बाद में हम लोग आते हैं नेक्स्ट। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले एक बार। इन केस total number of members are less than the requirement, it is possible to file petition, if so under what circumstances। मान लो कि हमने जो भी लिमिट्स पढ़ी, जो अपने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है ना वो उस लिमिट से मान लेते हैं कम है, मतलब ना तो वो नंबर की लिमिट में आ रहे हैं और ना ही वो वैल्यू की लिमिट में आ रहे हैं, तब क्या होगा। तो आप याद करो ट्राइब्यूनल के पास पावर है कि वो चाहे तो ये जो भी रिक्वायरमेंट है लिमिट्स वाली उसको क्या कर सकता है, एग्जेम्प्ट कर सकता है। दैट मीन्स अगर उससे कम भी लोग हैं तब भी वो अलाउ कर सकता है अगर ट्राइब्यूनल को सही लगता है तो। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। देखो क्या बोला कि जब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है तो ये पावर एनसीएलटी के पास में है, एनसीएलटी में वेव ऑल और एनी ऑफ द कंडीशन।
जो भी कंडीशंस है लिमिट्स वगैरह वाली, एनसीईआरटी चाहे तो उसको वेव ऑफ कर सकता है, मतलब कम लोग हैं तब भी एनसीईआरटी को अगर ठीक लगता है तो वो अलाउ कर सकता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। सेक्शन 245 आपको याद होगा, हमने पढ़ा था क्लास एक्शन सूट। क्लास एक्शन सूट को आपको एक्सप्लेन कर देना है और क्या क्या रेमेडीज विच कैन बी सॉट फॉर इन अ पिटिशन। ये हमने पढ़ा था कि भाई अगर हम क्लास एक्शन सूट लगाते हैं तो ट्राइब्यूनल क्या क्या ऑर्डर्स बेसिकली पास कर सकता है ना, तो यहाँ क्या क्या सिचुएशंस हैं बेसिकली जब हम क्लास एक्शन सूट लगाएंगे। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आपका आ सकता है, वो जो हमने सारी चीजें पढ़ी थी है ना, अल्ट्रा वायर्स वाली सारी चीजें, ठीक है, रेजोल्यूशन पे एक्ट कर लिया वो चीज गलत थी, तो वो वाले सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लिखने होंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रीड नहीं कर रही हूँ, होप आपको याद आ गया होगा, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको आप अपने लेवल पे रीड कर लेना। तो पहले तो आपको एक्सप्लेन करना है क्लास एक्शन सूट्स क्या होता है, और उसके बाद में आपको ये लिख देना है सारे रिलीफ्स क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम कमिटिंग एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायर्स, जैसे अगर कंपनी कोई अल्ट्रा वायर्स एक्ट कर रही है आर्टिकल्स के या मेमोरेंडम के, और तो उसको रोकने के लिए हम क्लास एक्शन सूट फाइल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है, इसको आप रीड कर लोगे। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है सिमिलर सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। ठीक है, एक बार मैं रीड करती हूँ, आप देखो क्या बोला है। सबसे पहले अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, कंपनी कौन सी है, कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उन्होंने पिटिशन फाइल करा है बिफोर द ट्राइब्यूनल अलेजिंग वेरियस एक्ट्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, बाय द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, नाउ जिन लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है उनके पास कितने हैं, 12%। कितना है, 12% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है, 12% है, दैट मींस ये अपने आप में ही 1/10 से ज्यादा हो गया है ना, 10% ज्यादा हो गया। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग द पेंडेंसी, अगेन वही जो पिटिशन लगा दिया अभी वो पेंडिंग एप्लीकेशन है, सम ऑफ द पिटिशनर ग्रुप ऑफ होल्डिंग अबाउट 5% issued capital wish to disassociate themselves from the petition, and they along with majority have submitted before the tribunal that the petition may be dismissed on the ground of non maintainability। अभी हम ऊपर पढ़कर आए, एक पार्ट था ऊपर क्या था कि कुछ मेंबर्स आगे जाके विड्रॉ करना चाहते हैं, सेम चीज यहाँ पर भी है कि कुछ मेंबर्स बस यहाँ पे परसेंटेज दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, कितने भी लोग विड्रॉ कर रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है। हमने क्या बात की थी, जिस टाइम पे हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं हमें उस टाइम पे चेक करना है कि लिमिट्स पूरी हो रही है। आगे जाके अगर मान लो विड्रॉ कर भी लेते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सेम आपको आंसर यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, चलो तो ये अपना 4 मार्क का आंसर था। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5, कैन अ मेंबर होल्डिंग लेस देन 1/10 of the share capital of the company apply to the tribunal for relief against oppression and mismanagement। एक मेंबर है जिसके पास में लेस देन 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल है, जिसके पास में लेस देन 1/10 ऑफ अ शेयर कैपिटल है, तो क्या वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब बेसिकली क्या बोला है, एक मेंबर है जिसके पास में 1/10 से कम है, तो क्या वो भी अप्लाई कर सकता है। अब बेसिकली देखो यहाँ पे कुछ भी ना इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है कि टोटल मेंबर्स कितने हैं, ठीक है, वो सारी चीजें, तो वो सब चीजें हमें क्लियर नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पे अजम्पशन बेसिस पे आंसर देंगे। ठीक है, देखो अब तुम पढ़ो तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो आपको सेक्शन 244 की वही लिमिट्स लिख देनी है, 100 मेंबर्स और नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, और सेकंड क्या था, मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, ये आपको लिमिट लिख देनी है। अब इन द गिवन केस इसने खुद ही बोल दिया कि क्योंकि एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि भाई टोटल, देखो दो लिमिट्स है ना, ये तो बोल दिया कि उसके पास कम है, कि उसके पास कैपिटल कम है, बट यहाँ पर भी तो वो आ सकता है। 100 मेंबर्स में तो वो ऑब्वियसली बात है नहीं आएगा, बट टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के अकॉर्डिंग तो हम चेक कर सकते हैं ना कि मान लो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ही 10 है, अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ही 10 है या 8 है या 6 है, तो उसके अकॉर्डिंग तो वो फुलफिल हो जाएगा कंडीशन, क्योंकि दोनों में से हमें विच एवर इज लेस देखना है। अब यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है, तो इसलिए देखो कैसे लिखा हुआ है, सिंस द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स वेदर कंडीशन ए इज सेटिस्फाइड और कुड नॉट बी असर्टेन, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ही नहीं बताया हुआ है, तो हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि क्या कंडीशन ए सेटिस्फाइड हो पाए, बिकॉज हमें ये तो समझ में आ गया कि कंडीशन बी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, ठीक है, पर ए हुई कि नहीं हुई तो वो भी हमें नहीं पता चल रहा, बिकॉज इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। नाउ इफ द कंडीशन रिलेटिंग टू नंबर ऑफ मेंबर्स इज fulfilled then only a single member can present a petition। अगर मान लो ए वाली कंडीशन पूरी हो जाती है, जैसे लेट्स से
अगर हम बात करें यहाँ पे, मान लो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते वो कितने होते, वो लेट्स से 8 ही होते टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, तो अभी 8 ही है, तो हमें 8 का कितना निकालना होता, हमें 8 का निकालना होता 1/10, ठीक है। तो वो कितना आ जाता अपना 0.8 आ जाता। अब उसको तो हम राउंड ऑफ करके 1 ही करते हैं ना, ऑब्वियस सी बात है, 0.8 आदमी क्या होता है, तो हम राउंड ऑफ करके 1 ही करते। तो उस केस में वो अकेला आदमी भी जो है मेंबर, वो एप्लीकेशन लगा सकता है क्या? बिल्कुल। ऐसा एक क्वेश्चन आगे और आएगा, ठीक है, सिमिलर सा क्वेश्चन है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब भी हमें आंसर में, सॉरी, क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, तो हम आंसर भी उसी अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो हमें इसको ऐसे आंसर करना है, ठीक है। चलो, अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है। एक आपको अगेन डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, बट एक थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। देखो, हमने कंसेप्ट पढ़ा था शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी का, ऑफ द शेयर होल्डर्स, बाय द शेयर होल्डर्स, फॉर द शेयर होल्डर्स, वो आपको लिखना है यहाँ पे। अब देखो बेसिकली क्या बोला है यहाँ पे, द कंसेप्ट ऑफ शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी इन द प्रेजेंट डे कॉर्पोरेट वर्ल्ड डिनोट्स शेयर होल्डर्स सुप्रीमेसी इन द गवर्नेंस ऑफ द बिजनेस एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी either directly or through their elected representatives. Explain what is meant by shareholder democracy. कुछ नहीं करना है, जो हमने डायरेक्ट टॉपिक शेयर होल्डर डेमोक्रेसी में लिखा था वो आपको लिख देना। पहले आप समझा दो डेमोक्रेसी क्या होती है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, देन समझा दो शेयर होल्डर डेमोक्रेसी। शॉर्ट नोट लिख देना है, डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना है। चलो, 3 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है वैसे भी। आगे आ जाओ, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, नेक्स्ट पॉइंट भी जो है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, वो भी सिमिलर सा एक क्वेश्चन है। अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स कंसिस्टिंग ऑफ 25 मेंबर, 25 मेंबर्स हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग पिटिशन फाइल करेंगे फॉर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ठीक है भाई। कंपनी के टोटल कितने मेंबर्स हैं? 300, और एप्लीकेशन कितनों ने लगाई है? 25 ने, ठीक है। चलो, एंड द ग्रुप ऑफ 25 जो मेंबर्स हैं होल्ड्स 1/10, बहुत ध्यान से पढ़ना, जो 25 मेंबर्स हैं उनके पास कितना है? उनके पास में है 1/10 ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर 1/15 ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल। मैंने इस पॉइंट के ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों दिया है, अब आपको समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसको समझ में नहीं आया है, देखो मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन में कि पेड अप कैपिटल भी दे सकता है वो आपको किसी क्वेश्चन में, और इशूड कैपिटल भी आपको दे सकता है। अब अगर हम जल्दबाजी में आंखें बंद करके पढ़ते हैं और आधे क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो हम क्या पढ़ के आएंगे, अच्छा ठीक है 25 मेंबर्स हैं, ठीक है, चलो इनके पास में कितना है, इनके पास में 1/10 है क्या कैपिटल का, हाँ चलो हो गई कंडीशन पूरी। जबकि कंडीशन पूरी नहीं हुई है, 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल है, जबकि हमें 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल देखना है। इशूड कैपिटल कितना है? 1/15। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम अच्छी बात है ना, 1/15 तो 1/10 से ज्यादा होता है, कैलकुलेशन करके आओ, 1/15 निकालो और 1/10 निकालो, और मुझे बताओ कि 1/15 ज्यादा होता है या कम होता है 1/10 से। ऑब्वियस सी बात है, जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो 1/10 से कम ही आएगा, ये उल्टा है ना, बिकॉज जैसे हम 1/5 करते हैं तो 1/5 आपको लगता होगा 1/10 से कम है, क्योंकि 5 तो 10 से कम होता है, बट 1/10 जो होता है वो कम होता है, 1/5 ज्यादा होता है, डिवाइड हो रहा है ना बेसिक, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 1/15 तो और भी कम हो जाएगा, तो इसीलिए 1/10 से कम है, तो इसलिए हमारी क्या 1/10 वाली, मतलब ये वाली कंडीशन भी पूरी यहाँ पे हुई नहीं हुई, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ध्यान से करना होता है। हम क्या करते हैं, इतने जल्दबाजी में होते हैं, हमें इतना प्रेशर होता है एग्जाम के टाइम पे, हमें कंप्लीट करना होता है, तो हम आधा ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो वो चीज हमें नहीं करनी चाहिए। और वो चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आप पहले से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके गए हो। अगर आपने पहले से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी, एग्जाम में पहली पहली बार आप ऐसे ही पहुंच जाते हो लाइक कंटेंट पढ़ के डायरेक्ट, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये वाली कंडीशन भी पूरी नहीं हुई है। द मेन ग्रीवेंस ऑफ द ग्रुप इज ड्यू टू मिसमैनेजमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के लॉसेस हो रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम देखो क्या है, पहले तो लिमिट्स तो ठीक है, वो तो हमने पढ़ ली। प्रॉब्लम क्या है जिस वजह से बोल रहे ऑपरेशन हो रहा है, कंपनी में कंटिन्यूअसली लॉसेस हो रहे हैं, और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा है, इवन इफ प्रॉफिट्स वर अवेलेबल इन द पास्ट ईयर।
कंपनी में लॉसेस हो रहे हैं और कंपनी ने पिछले सालों के प्रॉफिट्स होते हुए भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा। पहली बात तो आप मुझे बताओ कि क्या ये कोई वैलिड ग्राउंड्स है, क्या ये ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है? आपको याद होगा हमने बहुत सारे केस स्टडीज वाले पॉइंट्स लिखे थे, मैंने आपको एक प्रॉपर लिस्ट लिखवाई थी जहां पर मैंने आपको लिखवाया था कौन कौन से केसेस ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट माने जाएंगे और कौन कौन से नहीं माने जाएंगे। याद आ गया? तो वहां पर भी हमने डिस्कस किया था डिविडेंड नहीं देना, लॉसेस होना, ये ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट नहीं है। तो पहली बात तो आप जा ही नहीं सकते, और दूसरी बात लिमिट के अकॉर्डिंग भी आप नहीं जा सकते। ठीक है, देखो तो क्या बोला है यहाँ पे कि पहले तो आपको एडवाइस करना है, सक्सेस होगा क्या? क्या सक्सेस होगा? गेटिंग द पिटिशन एडमिटेड, क्या आपकी पिटिशन एडमिट होगी, मतलब एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, और दूसरा क्या आपको ट्राइब्यूनल से कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, दिसंबर 22 में और जून 18 में। ठीक है, 2 बार आया हुआ है सेम क्वेश्चन। चलो, सबसे पहले तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले तो हमें कहीं पर भी कोई भी आ जाए क्वेश्चन लिमिट्स वाला, सेक्शन 244 के लिमिट्स लिख दो आंख बंद करके। लिख दिया? चलो, इसके बाद में आपको क्या बताना है कि लिमिट्स में आप नहीं आ रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। तो बेसिकली, और ट्राइब्यूनल अगर चाहता है, हमने ऊपर भी ये बात की ना कि अगर ट्राइब्यूनल चाहता है तो उस केस में वो वेव ऑफ भी कर सकता है, अगर वो चाहता है तो वेव ऑफ भी कर सकता है। लेकिन इस केस में क्या वो वेव ऑफ करेगा? इस केस में वो वेव ऑफ नहीं करेगा। रीजन देखो, बेसिकली कंटिन्यूअस लॉसेस उसको हम ऑपरेशन नहीं ट्रीट कर सकते, और दूसरा फेलियर टू डिक्लेयर डिविडेंड और पेमेंट ऑफ लो डिविडेंड, ये भी ऑपरेशन नहीं है। तो इसीलिए शेयर होल्डर्स को कोई भी रिलीफ मिलेगा क्या? शेयर होल्डर्स को कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। तो पहली चीज तो हमने यहाँ पे क्या लिखी कि लिमिट में ही नहीं आ रहे है ना, शेयर होल्डर्स ना तो 100 है, क्या बोला? शेयर होल्डर्स जो है वो ना तो 100 है, ना ही उनके पास में 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, तो वो लिमिट भी पूरी नहीं हो रही। अच्छा, इसके अलावा जो अपनी एक और लिमिट होती है कि टोटल जो मेंबर्स होते हैं उसका 10%, देखो वो भी पूरा नहीं हो रहा होगा। टोटल मेंबर्स 300 है और ये 25 ही है, 30 नहीं है, इसीलिए कोई सी भी लिमिट पूरी नहीं हो रही और ट्राइब्यूनल वेव ऑफ भी नहीं करेगा, बिकॉज इनका रीजन ही जस्टिफिएबल नहीं है। डिविडेंड ना देना, लॉसेस होना, ये ऑपरेशन नहीं है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। पीबीएक्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें 6 शेयर होल्डर्स हैं, टोटल लोग ही 6 हैं। मिस्टर बाला है जो कि एक डायरेक्टर है, और डायरेक्टर होने के साथ साथ ऑल्सो द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड शेयर होल्डर। एक शेयर होल्डर की डेथ हो गई है और उसके बिहाफ पे वो जो कौन है, बाला, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी है। ठीक है, लेकिन ही इज होल्डिंग लेस देन 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल, उसके पास में 1/10 ऑफ द इशूड कैपिटल से कम है, लेकिन फिर भी उसने एक पिटिशन फाइल करा फॉर रिलीफ अगेंस्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। अब बताओ कि क्या वैलिड है क्या? अब लिमिट्स चेक कर लो, देखो कौन सी लिमिट होती है। 100 नहीं पूरी हुई। ठीक है, इसमें दूसरा क्या था? 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, है ना। अब देखो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ही कितने यहाँ पे? 6, तो 1/10 ऑफ टोटल निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 0.6, मतलब 1। तो इसके अकॉर्डिंग अकेला आदमी एप्लीकेशन लगा सकता है ना? बिल्कुल लगा सकता है। और जो 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल है वो लिमिट पूरी नहीं हुई, तो कोई बात नहीं है, ये तो पूरी हो ही गई ना, ये तो पूरी हो ही गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या वो एप्लीकेशन लगा सकता है? वो बिल्कुल एप्लीकेशन लगा सकता है। दूसरी चीज, वो जो है वो मेंबर मर गया है और वो मेंबर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो क्या वो एप्लीकेशन लगा सकता है? हाँ लगा सकता है। मेंबर अगर उसकी डेथ हो गई है तो जो भी मेंबर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उसके मेंबर के बिहाफ पर एप्लीकेशन लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले तो आपको वही लिखना है, लिमिट्स वगैरह। इसके बाद में क्या बोला है, जो लीगल हेयर है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डिसीज शेयर होल्डर का विद माइनॉरिटी स्टेटस, वह पिटिशन लगा सकता है। अब वही है, 6 शेयर होल्डर्स हैं, 10% निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 0.6, राउंड ऑफ कर लोगे तो 1 आ जाएगा, तो इसीलिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो नो मैटर उसके पास में 1/10 से कम थे, लेकिन फिर भी वो वाली कंडीशन ए वाली पूरी हो रही है, तो पिटिशन मेड बाय बाला इज वैलिड एंड मेंटेनेबल। मतलब आप ही देखो, मेजोरिटी जो क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर में से आएंगे वो लिमिट्स में से आएंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जहां पे आपको यही चेक करनी है कि लिमिट पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, चलो अब इसके बाद में आ जाओ, ये क्वेश्चन होमवर्क लिखो, बिकॉज ये एकदम सेम क्वेश्चन है। चाहे तो आप इसको क्रॉस भी कर सकते हो, क्रॉस एज इन क्योंकि हमने ऐसा सिमिलर सिमिलर भी नहीं, सेम ही क्वेश्चन ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये दिसंबर 18 में, मतलब आप देखो कि इस चैप्टर में से तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रखे हैं क्वेश्चन, मेहनत ही नहीं करी है कि भाई हम वैल्यूज चेंज करें या कुछ भी चेंज करें। ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग रीड करना अपने लेवल पे घर पे,
आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा सेम क्वेश्चन अभी ऊपर किया है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 भी सिमिलर है और ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, दिसंबर 17, जून 15। देखो एबीसी एक कंपनी है जिसमें 8 शेयर होल्डर्स है। मेंबर होल्डिंग लेस देन 1/10, एक मेंबर है जिसके पास 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल है, वो अप्लाई करना चाहता है। ऊपर याद करो हमने जो बात की थी, जहां पे मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि कितने टोटल मेंबर्स है ना, तो हमने वहां पे लिखा था कि अगर जो है ए वाली कंडीशन पूरी होती है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, यहाँ पे वो क्वेश्चन में भी क्लैरिटी दी थी। यहाँ पे साफ साफ बता दिया कि कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स है, कंपनी में 8 शेयर होल्डर्स है। समझ आई बात? तो इसीलिए इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तो हमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन है। अभी आप चेक कर लो कि 8 है, अब 8 का निकालोगे तो 0.8 आएगा, राउंड ऑफ करोगे तो 1 आएगा, इसका मतलब यस। ठीक है, पढ़ लेना इसको। चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोला है। ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स एंड डिप्लोमेट टेक्नो लिमिटेड, इन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी है बिफोर द सीएलटी। देखो पहले सीएलटी था, कंपनीज लॉ ट्राइब्यूनल, अब सीएलटी नहीं है, अभी एनसीएलटी है। ठीक है, तो ये पुराना क्वेश्चन है, इसीलिए इस पूरे क्वेश्चन में आपको सीएलटी दिखेगा, एनसीएलटी अब है। तो मैंने आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि भाई अभी एनसीएलटी ही आएगा आपका, तो मैंने लिख दिया है। बाकी क्वेश्चन पुराना है, इसीलिए आपको यहाँ पे सब जगह इस क्वेश्चन में सीएलटी दिखेगा, कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल था पहले। ठीक है, तो अभी आप ये मानो एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन जा रही है, तो ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स है जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई एनसीएलटी को, उस टाइम पे सीएलटी, एलिजिंग वेरियस एक्ट्स ऑफ फ्रॉड्स एंड मिसमैनेजमेंट बाय मिस्टर सनी। सनी मिसमैनेजमेंट ऑफ फ्रॉड कर रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, और उसके एसोसिएट्स उसके साथ में मिलकर कर रहे हैं। ओके, नाउ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हेयरिंग द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सेट कंपनी कंटेंडेड, क्या बोला उन लोगों ने, अलेज्ड ट्रांजैक्शंस हैड टेकन प्लेस। अब देखो केस अभी कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि जो भी ये ट्रांजैक्शंस हैं फ्रॉड वाले, मिसमैनेजमेंट वाले, ये ट्रांजैक्शंस कब हुए थे, ये ट्रांजैक्शंस हुए थे सेवरल इयर्स अगो, और इनको अब होश आ रहा है। एंड द कंपनी ऑलरेडी हैज रिमूव द एमडी, कंपनी ने ऑलरेडी एमडी को रिमूव कर दिया है। ठीक है, जो कि ये सब कुछ कर रहा था। तो हेंस देयर इज नो केस बिफोर सीएलटी टू इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली क्या बोला कि इन्होंने तो एप्लीकेशन लगा दी, पिटिशन लगा दी, अब जो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या बोल रहे हैं कि भाई ये बहुत पुराना केस है, ये सब एक्टिविटीज बहुत पहले हो रही थी और कंपनी ने एमडी को हटा भी दिया है, तो अभी ट्राइब्यूनल का कोई मतलब नहीं है कि वो अब आकर इस लेवल पर आकर इंटरफेयर करे। ठीक है, नाउ अगेंस्ट द सबमिशंस ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, अब ये सब जो बातें कंपनी ने बोली, तो इसके बिहाफ पे जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने क्या बोला कि भले जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस है वो पास्ट में हो गए हैं और एमडी को हटा दिया गया है, लेकिन कंपनी इज स्टिल कंट्रोल्ड बाय द पर्सन who are in league with the erstwhile MD and are working as his henchmen। क्या बोला उन लोगों ने जो एप्लीकेंट्स हैं कि भले ही वो पास्ट में हुए हैं, भले ही कंपनी ने एमडी को हटा दिया है, बट अभी भी जो कंपनी के लोग हैं जो भी कंपनी को चला रहे हैं वो कनेक्टेड है, ठीक है, टच में है पुराने वाले एमडी के साथ में, और वो उसके हेंचमैन के तौर पे काम कर रहे हैं, मतलब उसके चमचे मान लो कि उसकी जो भी वो बोलता है एमडी वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, सारी चीजें बोला। तो भी आपको ये बताना है कि क्या ये जो उनकी एप्लीकेशन है वो ट्राइब्यूनल मतलब उस टाइम पे सीएलटी एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। अब आप याद करो हमने बेसिकली बात करी थी जब हम ऑपरेशन पढ़ रहे थे, तो ऑपरेशन में हमने एक चीज लिखी थी कि ऑपरेशन जो है वो प्रेजेंट में होना चाहिए और कंटिन्यूअस एक्टिविटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बेस पे हमें यहाँ पे आंसर करना है। अब एक बार आप रीड करो, देखो सेक्शन 241 डील करता है, ठीक है, ये तो बेसिक बात बताई है। इसके बाद देखो क्या बोला है कि यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो अफेयर्स ऑफ द कंपनी, देखो अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर ऑपरेसिव, इसका मतलब बीइंग कंडक्टेड मतलब ऑपरेशन एट प्रेजेंट और कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो द वर्ड बीइंग कंडक्टेड इज दैट द ऑपरेशन शुड बी कंटिन्यूअस एंड एट द टाइम व्हेन द रिलीफ इज सॉट, जब हम रिलीफ मांग रहे हैं उस टाइम पे ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम द लैंग्वेज ये क्लियर है कि सीएलटी के पास में पावर नहीं है अगर ऑपरेशन पास्ट में हुआ है तो, अभी अगर नहीं हो रहा, प्रेजेंट में कंटिन्यूअस, पास्ट में हुआ है तो कोई पावर नहीं है ट्राइब्यूनल के पास में। अब देखो सीएलटी क्या क्या यहाँ पे कर सकता है, देखो द सीएलटी कैन टेक फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रेजेंट केस। अभी जो प्रेजेंट केस है उसमें सीएलटी क्या क्या कर सकता है। ठीक है, देखो बेसिकली एक तो हमने क्या चीज पढ़ी
कि यहाँ पे जो ये एप्लीकेंट्स थे वो लोग क्या बोल रहे थे कि भाई वो जो पुराना वाला एमडी है सब कनेक्शन में है, वो सारी चीजें हैं, तो उनको प्रूव करना चाहिए ना, और उनको एविडेंसेस सबमिट करने चाहिए जिससे ये प्रूव हो कि अच्छा अभी भी ऑपरेशन वगैरह हो रहा है। तो क्लैरिटी नहीं है यहाँ पे चीजों की, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा आंसर करना होगा। देखो क्या बोला है यहाँ पे सबसे पहले तो, कि क्या कर सकता है सीएलटी, इट कैन कैंसिल एनी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। बेसिकली अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर कर दी है मान लो कंपनी ने, जो कि ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट से रिलेट कर रही है, तो वो उस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को कैंसिल कर सकता है। बेसिकली आप याद करो, हमने सेक्शन 242 पढ़ा है जहां पे हमने एनसीएलटी के पावर्स पढ़े हैं, वहां पर जो हमने चीजें पढ़ी है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे सीएलटी था तो उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा आपको लैंग्वेज डिफरेंट करके दे रखा है। ये पुराना क्वेश्चन है बेसिकली। नाउ इट कैन यूज पावर्स अंडर सेक्शन 246। हमने एक सेक्शन 246 पढ़ा है अभी, कि कुछ कुछ जो है प्रोविजंस हैं, ठीक है, जो कि अप्लाई हो जाएंगे 241 और 245 पे, मतलब ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट पे भी और क्लास एक्शन सूट्स पे भी। तो बेसिकली वो वाले कुछ जो है सेक्शंस को यहाँ पे अप्लाई करेगा और क्या बोलेगा, रिफंड ऑफ एनी फंड्स दैट हैड बीन अर्न्ड और रिटेन्ड बाय द डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। बेसिकली अगर उसने जैसे कहा था ना जो एप्लीकेंट्स थे कि ये लोग कनेक्टेड हैं, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, जो एमडी है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है, उसके हेंचमैन है, तो बेसिकली ट्राइब्यूनल डायरेक्शन दे सकता है कि भाई जो भी गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ है या जो खुद के लिए पैसा कमाया है ना, खुद के मोटिव के लिए, उसको रिफंड करने के लिए बोल सकता है। एंड आस्क द एप्लीकेंट टू बी मोर स्पेसिफिक, बेसिकली ये, एंड साइड एग्जांपल्स इन सपोर्ट ऑफ हिज और हर एप्लीकेशन की, और एविडेंसेस प्रोड्यूस करो जिससे ये समझ में आए कि अच्छा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें इसको अपनी लैंग्वेज में फ्रेम करके इस आंसर को लिखना होगा। अभी आपको याद रखना है कि अभी ये क्वेश्चन इतना रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज अभी सीएलटी नहीं है, अभी एनसीएलटी है, तो हमें उस रेफरेंस में क्वेश्चन डिफरेंट ही आएगा। चलो, पर एक बार ठीक है, पता होना चाहिए। अब अपने जो सारे सीएमए वाले पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस है वो तो हो चुके हैं। अब हम किस पे आते हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन, सीएस और सीए के क्वेश्चंस पे। अब देखो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, होमवर्क लिख दो स्ट्रेट अवे, क्योंकि एकदम सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन हम लोग ऊपर करके आया लिमिट्स वाला। अगेन आपको कैपिटल वगैरह सब कुछ बता रखा है, टोटल मेंबर्स बताए हुए हैं, पिटिशन किसने लगाया वो बताया है, उनके पास कितने शेयर्स हैं, कुछ लोगों ने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली है, अब आपको बताना है कि मेंटेनेबल है या नहीं। कर सकते हो खुद से, होमवर्क है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है सिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड हैज 2 ग्रुप्स ऑफ डायरेक्टर्स, उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ, मतलब इसमें 2 ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स थे और उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ, जिसमें से एक ग्रुप कंट्रोल द मेजोरिटी ऑफ शेयर्स, मतलब 2 ग्रुप थे तो एक ग्रुप मेजोरिटी है और एक ग्रुप माइनॉरिटी है, ऐसे मानना है। A very serious situation arose in the administration of the company's affairs when minority group ousted the lawful board of directors from the possession and control of the management of the company's factories and workshop. Books of accounts and statutory records were held by the minority group and consequently annual accounts could not be prepared. अब ये उल्टा क्वेश्चन है। अभी तक हमने हर क्वेश्चन में क्या पढ़ा है, माइनॉरिटी बेचारे परेशान होते हैं, मेजोरिटी ऑप्रेस करते हैं उनको, मेजोरिटी मिसमैनेजमेंट करता है, पे उल्टा हो रहा है। माइनॉरिटी ग्रुप डायरेक्टर्स को हटा रहा है, जो सही डायरेक्टर्स है उनको हटा दिया, अपने पास में रख दी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह दे ही नहीं रहे, और उस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कितने 2 सालों तक प्रिपेयर नहीं हो पाए। तो यहाँ पे मेजोरिटी को परेशान कर रहा है माइनॉरिटी। तो अब मेजोरिटी ग्रुप ने अप्लाई किया टू द ट्राइब्यूनल, ठीक है। नाउ आपको ये बताना है कैन मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स अप्लाई। उल्टा हो गया ना एकदम, क्योंकि अभी तक तो हमने क्या पढ़ा है, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में कौन जाता है, जनरली माइनॉरिटी ही जाते हैं। अभी यहाँ पर आपको बताना है कि मेजोरिटी जा सकता है क्या, एंड क्या ट्राइब्यूनल रिलीव ग्रांट कर सकता है क्या, ठीक है। अब देखो बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगा लो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट, ठीक है। अब ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट के केस में किसी भी पर्सन के साथ में, किसी भी ग्रुप के साथ में अगर ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो वो जा सकता है, ठीक है, अगर वो लिमिट्स में फॉल कर रहा है, जो भी हमने सेक्शन 244 की लिमिट्स पढ़ी है। तो बेसिकली चाहे यहाँ पे मेजोरिटी के साथ गलत हो रहा है और माइनॉरिटी एक्चुअल में अगर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट कर रहा है, तो मेजोरिटी भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि भाई सिर्फ माइनॉरिटी जाएगा,
ऑब्वियसली बात है, माइनॉरिटी भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उल्टे फुल्टे काम करे, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट करे, जिस वजह से कंपनी सही से नहीं चल पाए। आप देखो ना, वो नाटक कर रहे हैं, तभी तो कंपनी के अकाउंट्स वगैरह, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह प्रिपेयर नहीं हो पा रहे, तो ये गलत चीज है, ठीक है, मिसमैनेजमेंट है इसमें। तो देखो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, पहले तो आपको अगेन सेक्शन 244 की लिमिट्स लिखनी ही लिखनी है, बाय डिफॉल्ट सी बात है। इसके बाद में क्या बोला है आपको यहाँ पे, सेक्शन 244 डज नॉट स्टिपुलेट दैट एप्लीकेशन शेल बी मेंटेनेबल ओनली इफ इट इज मेड बाय माइनॉरिटी। कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ माइनॉरिटी ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं, सेक्शन 244 में सिर्फ लिमिट्स दी हुई है। तो अगर मेजोरिटी वालों को भी जाना है लिमिट्स में, अगर आप आते हो, इतने लोग जाते हैं, तो जाओ, कोई प्रॉब्लम हमें है क्या? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ एप्लीकेशन बाय मेजोरिटी इज वैलिड क्योंकि राइट टू अप्लाई इज नॉट कन्फाइंड टू माइनॉरिटी। केस लॉ भी हुआ था, केस लॉ का नाम आप याद करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज पर डिसाइडेड केस लॉ लिख देना, ठीक है। तो एक केस लॉ में भी ये बोला गया था कि एप्लीकेशन जो है वो वैलिड है, वो मेजोरिटी वाली एप्लीकेशन भी वैलिड मानी जाएगी, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये राइट सिर्फ माइनॉरिटी को है, दोनों को अवेलेबल है, ठीक है। तो कोई भी जा सकता है जिसके साथ में ऑपरेशन हो रहा है। तो whether application is made by majority, relief may be granted अगर ट्राइब्यूनल को लगता है मेजोरिटी ऑपरेस हो रहा है, ठीक है। तो अगर उनको लगता है कि रॉन्गफुल एक्ट्स है माइनॉरिटी की और मेजोरिटी वाले लोग एक्चुअली ऑपरेस हो रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा एप्लीकेशन को। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, इन एन एप्लीकेशन मेड टू द ट्राइब्यूनल क्लेमिंग रिलीफ अगेंस्ट ऑपरेशन, इट इज अलेज्ड दैट डायरेक्टर्स हैव मिसयूज्ड देयर पोजीशन इन मेकिंग सर्टेन intercorporate deposits which are against the interest of the company, will tribunal entertain the application। अब ये बेसिकली आपसे इतना से पूछ रहा है कि क्या ये ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है भी कि नहीं है ना। देखो क्या बोला है, डायरेक्टर्स जो हैं उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया है इन मेकिंग सर्टेन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, ठीक है। उन्होंने क्या करें, कुछ इंटर कॉर्पोरेट किसी दूसरी कंपनी को डिपॉजिट्स वगैरह जो है वो सारी चीजें उन्होंने की है। तो अब उनको क्या लग रहा है बेसिकली कि डायरेक्टर्स ने अपनी पावर्स का मिसयूज किया है। तो अब ये एलिगेशन है, तो क्या ट्राइब्यूनल इस बेसिस पे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा? अब देखो वही सेम चीज है जो हमने ऊपर बात की, ऑपरेशन और ये सब चीजें जो है ये तभी एक्सेप्ट होंगी एप्लीकेशन जब ये कंटिन्यूअस एक्टिविटीज है, ठीक है। देखो तो देखो पहले तो क्या बोला यहाँ पे, एज पर सेक्शन 241 रीड विद सेक्शन 242। बेसिकली अब जो है ना सेक्शन 242 को याद करो। सेक्शन 242 में हमने क्या पढ़ा है, पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल। पावर्स ऑफ ट्राइब्यूनल में आपको याद हो तो हमने जब भी हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन, तो हमने दो पार्ट्स पढ़े कि बेसिकली जो भी कंपनी में लोग कर रहे हैं, मतलब जो लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो कि अगेंस्ट में है कंपनी के या मेंबर्स वगैरह के, ठीक है। और सिचुएशन इतनी बुरी है कि वाइंडिंग अप हो सकता है। याद करो कि सिचुएशन ऐसी है कि वाइंडिंग अप हो सकता है ना। तो वो दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। बट हाँ, ट्राइब्यूनल चाहता है कि वाइंडिंग अप ना हो, तो वो कुछ ऑर्डर्स पास करेगा, बट किया इतना गलत होना चाहिए कि हाँ सिचुएशन वाइंडिंग अप मतलब तक पहुंच जाए, ऐसी बात आ गई है ना। तो वो चीज देखी जाएगी और उसी के बेसिस पे ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की एप्लीकेशन को ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट करेगा। तो वही चीज यहाँ पे बोला है जो वो अपने दो कंडीशन थे कि अफेयर्स ऑफ द कंपनी have been or are conducted in a manner prejudicial to public interest या oppressive to member या फिर interest of the company, and to wind up the company would unfairly prejudice but otherwise the facts could justify the making of winding up order। मैंने आपको समझाया था कि है ना, वैसे तो वाइंडिंग अप होना चाहिए, लेकिन अगर हम वाइंडिंग अप कर देते हैं तो ऑब्वियसली बात है ना कि सबको बुरा लगेगा। हमने एग्जाम्पल भी लिया था क्लास का कि कुछ बच्चे नॉटी होते हैं और उसकी वजह से अगर मान लो पूरे बैच को सस्पेंड कर दिया जाए तो सबके साथ गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको आई होप एग्जाम्पल याद आ गया होगा। तो वही चीज है कि वाइंडिंग अप के लिए फैक्ट्स जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब इतनी बुरी सिचुएशन है कि वाइंडिंग अप किया जा सकता है, बट हम नहीं करेंगे क्योंकि वो सबके साथ गलत हो जाएगा। तो अब इस केस में क्या बोला कि एप्लीकेंट्स ने बोला कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने कुछ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स किए हैं। अब बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि इतनी सी चीज को हम ये नहीं बोल सकते कि ऑपरेशनल मिसमैनेजमेंट है, क्योंकि यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में देखो एज सच कहीं पर भी ना एविडेंस वगैरह कुछ नहीं दिए, उन्होंने बस बोला है ये चीज, ठीक है। एलिजेड, यहाँ पे देखो वर्ड क्या है, एलिजेड। उनको लग रहा है ऐसा कि ऐसा कुछ हो रहा है, कोई एज सच एविडेंस नहीं है। तो बेसिकली थोड़ा सा जो है ना इस तरीके से हमें आंसर करना है कि यहाँ पे एप्लीकेंट्स ने
क्या करा है, एप्लीकेंट्स हैव alleged that the intercorporate deposits are against the interest of the company, मतलब उनको लग रहा है ऐसा कि वो गलत है। अब लग तो हमें कुछ भी सकता है ना, हम कैसे मान लें आपकी बात, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि वो गलत है, तो आप एविडेंस लेकर आओ। आपने कोई एविडेंस तो हमें दिया ही नहीं है, तो हम मतलब ट्राइब्यूनल कैसे आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगा, आपके शक करने से थोड़ी सा एक्सेप्ट हो जाएगा, प्रूफ लेकर आओ। ऑल्सो वही सेम चीज, कंटिन्यूटी ऑफ एक्ट्स तो है ही नहीं, तो हम ऑपरेशन कैसे मानेंगे इसको, ठीक है। तो देवर मतलब ऐसा कुछ भी उन्होंने प्रूव नहीं किया कि कोई कंटिन्यूअस एक्टिविटीज है, और यहाँ पे हमें ऐसा भी नहीं लग रहा है कि वाइंडिंग अप होना चाहिए, नॉट जस्टिफाई वाइंडिंग अप, ठीक है। तो ये जो थोड़े से क्वेश्चन है, थोड़े से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि आपको यहाँ पे ये आंसर करना है कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट है कि नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा रीड करोगे तो ही समझ में आएंगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, डीजी लिमिटेड है, एक लिस्टेड कंपनी है, एज पर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसका इशूड और पेड अप कैपिटल सेम है 10 लाख, ठीक है, ऑफ इक्विटी शेयर ₹10 ईच, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब दोनों कैपिटल अलग अलग दे दिए, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी, ठीक है, 5 लाख का। मेंबर आफ्टर कंप्लाइंग विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 169, याद करो हमने पढ़ा डायरेक्टर्स, 169 में हम क्या पढ़ते हैं, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बाय मेंबर्स, है ना। तो रिमूव कर दिया सतीश को फ्रॉम द डायरेक्टरशिप ऑन 1 अगस्त बिफोर कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर, उसका टेन्योर खत्म होने से पहले ही उसको निकाल दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया प्रॉपरली, है ना, ऐसे नहीं कि भाई कल से मत आना, प्रॉपरली सेक्शन 169 के अकॉर्डिंग उसको रिमूव किया गया। ओके, नाउ सतीश एक मेंबर है, ठीक है, ऑल्सो मतलब डायरेक्टर भी है, मेंबर भी है, और उसके पास में कंपनी के 1,10,000 शेयर्स फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स हैं, और उसने बोला है कि उसके साथ ऑपरेशन हुआ है क्योंकि उसको अपने टेन्योर से पहले ही रिमूव कर दिया गया, और वो पहुंच गया एनसीएलटी के पास में सेक्शन 241 में। डायरेक्टर्स को लगता है कि उसकी एप्लीकेशन इज नॉट मेंटेनेबल। अब आपको ये बताना है कि सही है कि नहीं है। पहली बात तो लिमिट्स वगैरह तो हम चेक कर ही लेंगे, बट आप ये बताओ सेक्शन 169 के चलते जब हमने उसको निकाला है, ठीक है, डायरेक्टर वाली पोजीशन से, तो हमने एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग निकाला है, पॉइंट नंबर ए। और दूसरी चीज है उसको दिक्कत किस प्रॉब्लम की वजह से, मतलब क्या प्रॉब्लम है उसको कि उसको डायरेक्टर की पोजीशन से निकाल दिया। हमने पढ़ा है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट तो मेंबर्स के बेनिफिट के लिए ऐसे, आप एज अ डायरेक्टर सेक्शन 241 में जा सकते हो क्या बेनिफिट मांगने के लिए, नहीं जा सकते हो, तो वो नहीं जा सकता। लिमिट्स के बारे में हमें लिखना पड़ेगा बिकॉज वो सब इंफॉर्मेशन हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है, बट आंसर तो हमारा वैसे भी क्या हमें लिखना है कि वो नहीं जा पाएगा। देखो आप, तो पहले तो आप अगेन 244 की क्या समझा दोगे, 244 की आप लिमिट समझा दोगे पूरी। इसके बाद में देखो यहाँ पे आपको दो कैपिटल गिवन थे, इक्विटी और प्रेफरेंस, तो हमें टोटल इशूड कैपिटल के लिए दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तब देखो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल कितना था 1 करोड़ का, और प्रेफरेंस कितना था 50 लाख, वो मल्टीप्लाई कर दिया ना ऊपर, ठीक है। तो अभी सतीश की एप्लीकेशन थी, अब देखो 1 करोड़ 50 लाख है टोटल इशूड कैपिटल, और सतीश के पास में कितने हैं 11 लाख, तो ऑब्वियसली बात है 110 से उसके पास में कम हो गया, है ना। तो एप्लीकेशन पहली चीज तो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती है बिकॉज ऑफ 110 से वैसे भी कम हो गया उसके पास में, और टोटल मेंबर्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या यहाँ पे, वो सब इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो बेसिकली हमें उसके अकॉर्डिंग ही निकालना है। चलो सो यहाँ पे हमने देख लिया कि उसके पास में कैपिटल तो कम है। दूसरी चीज सतीश एक डायरेक्टर है और मेंबर भी है जिसको कि रिमूव किया गया है, और ये ऑपरेशन में नहीं आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये जो बेनिफिट है ओनली मेंबर को अवेलेबल है, और उसको डायरेक्टर की पोजीशन से निकाल दिया तो वो भी लॉ के अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पे कैसे आएगा। तो अब उसके पास में क्या और रेमेडी है, उसको निकाल दिया तो वो और क्या कर सकता है, मतलब वो 241 में नहीं जा सकता, बट उसके पास में और क्या क्या रेमेडीज हैं। एज पर सेक्शन 169 अगर हमने उसको टाइम से पहले रिमूव कर दिया है तो वो क्लेम कर सकता है कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। याद करो हमने एक टॉपिक पढ़ा डायरेक्टर्स में, है ना, तो वो डिमांड कर सकता है, बट उसमें भी रेस्ट्रिक्शन थी, ऑब्वियसली बात है कि आप उसकी जो एक्सेप्शंस थे कि उल्टा फुल्टा काम करोगे तो आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, उसमें नहीं आने चाहिए हो। अगर आप उसमें नहीं आ रहे हो तो अगर वैलिड है तो आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो, बाकी 241 में तो आप नहीं जा सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद देखो क्या बोला है यहाँ पे,
अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर जिनके पास में 20% ऑफ द इशूड कैपिटल है, मतलब लिमिट के अकॉर्डिंग तो वो जा सकते हैं। देखो क्या बोला यहाँ पे, वेरियस एक्ट्स ऑफ इलीगल, इनवैलिड या इरेगुलर ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू, कंपनी के नाम से बहुत सारे इलीगल, इनवैलिड और इरेगुलर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। याद करो जो हमने एक लिस्ट पढ़ी थी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज ऑपरेशन मानी जाएंगे और नहीं मानी जाएंगे, वहां पर ये पॉइंट था नहीं मानी जाएगी ये वाली एक्टिविटी जब तक आप प्रूव नहीं कर देते हो। तो सिर्फ आपने बोल दिया कि कंपनी इलीगल काम कर रही है, इनवैलिड काम कर रही है, तो आपके सिर्फ बोल देने से ट्राइब्यूनल आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। आपको ये प्रूव करना होगा, ठीक है। तो जब तक आप प्रूव नहीं करोगे तब तक ऑब्वियस सी बात आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये जो है कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है अनलेस इट इज प्रूव, ठीक। इसके बाद देखो क्या बोला है, लॉसेस इनकर्ड, ये हमने ऊपर ही बात की थी, क्या लॉस हो रहा है तो ये ऑपरेशन थोड़ी है, तो ये भी नहीं माना जाएगा। और नॉन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ये भी हमने ऊपर बात की थी कि भाई सिर्फ डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना, वैसे भी डिविडेंड देना डायरेक्टर्स की मर्जी होती है। प्रॉफिट्स है तो क्या डिविडेंड बांटना कंपलसरी है, नो पढ़ा है हमने, तो ये भी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग रीड कर लेना, ओके। इसके बाद देखो क्या बोला है यहाँ पे, एक कंपनी है जिसका नाम है म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड, उसमें दो शेयर होल्डर्स हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। एक के पास 51 है ए के पास में, और बी के पास 49 है। दोनों ही वर्क कर रहे हैं एज डायरेक्टर्स, दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए और ए ने क्या बोला कि बोर्ड मीटिंग रखते हैं, बट वो नहीं हो पाई क्योंकि बी ने कोऑपरेट नहीं किया और कोरम भी नहीं आई थी बेसिकली। अब एडवाइस करो ए को। अब देखो ये सिचुएशन जो है बेसिकली, ये सिचुएशन हम कह सकते हैं डेडलॉक की सिचुएशन है, मतलब दो ही शेयर होल्डर्स है, एक के पास 51 है एक के पास 49 है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, तो दोनों के पास ही अच्छे खासे राइट्स होंगे। अब एक बंदा कॉपरेट नहीं करेगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ गई। अब देखो ना पे प्रॉब्लम क्या आ गई, एक ने बोला बोर्ड मीटिंग बुलानी है, सेकेंड वाला मानने को रेडी ही नहीं है, तो इस वजह से कंपनी मैनेजमेंट सही चल ही नहीं पाएगा अगर दोनों आपस में कॉपरेट करके काम ही नहीं कर पाएंगे। तो दो ही लोग हैं, वो दोनों के बीच में आपस में नहीं बनेगी तो कंपनी रन कैसे हो पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ए जा सकता है क्या, बिल्कुल जा सकता है। देखो क्या बोला है यहाँ पे कि एप्लीकेशन जो है जो भी हम लगा रहे हैं ट्राइब्यूनल को, मस्ट मेक आउट अ प्राइमा फेसी केस, एक ऐसा केस दिखना चाहिए कि हाँ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट इतना सीवियर है कि वाइंडिंग अप जस्टिफाइड है। अब ये जो केस है ना, यहाँ पे वाइंडिंग अप जस्टिफाइड है जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड्स पे। मैंने आपको बताया डेडलॉक, डेडलॉक का मतलब होता है जब मैनेजमेंट की आपस में बनती ही नहीं है और इतनी नहीं बन रही है कि कंपनी आगे अच्छे से रन ही नहीं कर पाएगी। तो जब चल ही नहीं पाएगी कंपनी अच्छे से तो वाइंडिंग अप करा दो, तो ये एक वैलिड रीजन है, ठीक है, किसका, वाइंडिंग अप का। नाउ जो डायरेक्टर्स हैं उनके पास इक्वल शेयर होल्डिंग है, दोनों के पास में डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, ठीक है। बोर्ड मीटिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि कोऑपरेट नहीं कर रहे आपस में एक दूसरे को, जिसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, क्या हो रहा है, डेडलॉक, ठीक है। अब देखो ये सब चीजें जो है अपने कोर्स में, जो सीएमए का कोर्स है उसमें इतनी डिटेल में हमें गिवन नहीं है ना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वैसे भी हम ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, जो सीएस के क्वेश्चंस है, सीए के क्वेश्चंस है, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। तो कुछ कुछ चीजें आपको ऐसी मिलेंगी ही जो अपने सिलेबस में हमने नहीं पढ़ी है ही नहीं, क्योंकि ठीक है। लेकिन देखो क्या होता है, अपना जो इंस्टीट्यूट है ना वो नहीं सोचता है कि यार एक दो पॉइंट्स अगर नहीं है, हमने नहीं दिए हैं स्टडी मैट में, तो वो ये नहीं सोचेगा कि हमने नहीं दिए तो हम क्वेश्चन नहीं पूछे। अगर उनको क्वेश्चन देना है ना तो वो सीएस या सीए वाला क्वेश्चन उठा के दे ही देता है एज इट इज, बिना सोचे। इसीलिए आप ये मत सोचो कि ये सब तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो किसी दूसरे जो है क्वेश्चन में आ रहा है तो वो एज इट इज आपका भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम उठ के आ जाते हैं सीए में से, सीएस में से, ठीक है। तो हमें तो पढ़ना होगा, इसीलिए मैं आपको ये एक्स्ट्रा यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ, तो आपको भी अपने लेवल पे पढ़ना है। जो वर्ड्स अपने सिलेबस में नहीं है उसको लिख लो साइड में, स्टार मार्क लगा लो, ठीक है। चलो तो इसे हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक, और एक वैलिड रीजन है वाइंडिंग अप का। नाउ ट्राइब्यूनल यहाँ पे, अच्छा आप याद करो सेक्शन 242 में हमने पढ़ा था कि जो लोग नाटक कर रहे होते हैं तो ट्राइब्यूनल यहाँ पे बोल सकता है कि भाई तुम अपने शेयर्स बेच दो और कोई दूसरा शेयर होल्डर तुम्हारे शेयर्स को परचेज कर लेगा, ठीक है। तो भाई जब इन दोनों की आपस में नहीं बन रही है तो बोल देगा कि भाई एक ही जो है पर्सन रह जाओ, बाकी के शेयर्स कुछ परचेज कर लो, तो वो सब चीजें बोल देगा। टू मेक एन ऑर्डर दैट आइदर ए और बी शैल बाय द शेयर्स ऑफ, सॉरी, शेयर होल्डिंग ऑफ अदर
एट अ फेयर प्राइस, अगर फिर भी वो नहीं परचेज कर पाते हैं तो फिर ट्राइब्यूनल अल्टीमेटली जब कुछ भी नहीं होगा तो ट्राइब्यूनल क्या ऑर्डर पास करेगा, बाइंडिंग आपका, ठीक है। इसीलिए ए को हम ये एडवाइस कर रहे हैं कि भाई तुम एप्लीकेशन लगा लो ट्राइब्यूनल को। ओके चलो अब देखो अपना क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या बोला है, मिस्टर एम एक मेंबर है XYZ का, एप्लीकेशन फाइल करी उसने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट की, क्या बोला, विद रिगार्ड टू एन एग्रीमेंट एंटर्ड बाय XYZ लिमिटेड इफेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, वाइड ऑर्डर ट्राइब्यूनल पास अंडर सेक्शन 242 टर्मिनेटेड द सेड एग्रीमेंट। देखो बेसिकली क्या बोला, एक मेंबर है उसने ट्राइब्यूनल के पास एक एप्लीकेशन फाइल करी है कि भाई जो कंपनी है, कंपनी ने एक एग्रीमेंट में एंटर करा है किसी के साथ में, ठीक है, और वो एग्रीमेंट कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है और ट्राइब्यूनल ने सब कुछ चेक किया होगा और ट्राइब्यूनल ने क्या किया, उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया क्योंकि उसको भी ये लगा होगा कि हाँ ये एग्रीमेंट अगेंस्ट में। अब आप याद करो हमने जो सेक्शन 242 पढ़ा था वहां पर हमने पढ़ा था कि ट्राइब्यूनल के पास पावर्स होती है कि वो एग्रीमेंट को मॉडिफाई, टर्मिनेट, सेट असाइड कर सकता है ना, तो वो वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। अच्छा देखो एग्रीमेंट किसने एंटर किया था, एच ने और जी ने, जो कि कंपनी का एमडी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है, तो कंपनी का एमडी और डायरेक्टर इन्होंने एंटर किया था और किसके साथ किया था, रसिक के साथ, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ में। ओके अब रसिक जिसके साथ में उन्होंने ये एग्रीमेंट में एंटर किया था, ट्राइब्यूनल ने तो वो एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया। अब उसने एप्लीकेशन फाइल कर दी कि क्या बोला कि मुझे जो इस टर्मिनेशन की वजह से लॉस हुआ है वो कॉम्पेंसेट करके दो। अब तुम्हें बताना है यहाँ पे कि वो वैलिड है क्या, क्या वो लॉस का कॉम्पेंसेशन डिमांड कर सकता है क्या, और दूसरा लीगल पोजीशन ऑफ एच एंड जी होल्डिंग देयर प्लेस ऑफ ऑफिस इन द सेट सिचुएशन, कि क्या वो लोग कंटिन्यू करेंगे अपना प्लेस ऑफ ऑफिस। अब तुम्हें सब कुछ बताना है। अब देखो बेसिकली तुम्हें अगर यहाँ पे याद हो तो एक अपना सेक्शन 242 जिसपे ट्राइब्यूनल सारे ऑर्डर पास करता है और एक इसके बाद में हमने सेक्शन 243 किया था जहां पर हमने बात की थी कि भाई अगर मॉडिफाई या टर्मिनेट या सेट असाइड करता है तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो वहां पर हमने 2 पॉइंट्स बनाए थे। पहले पॉइंट में हमने ये लिखा था कि भाई अगर ट्राइब्यूनल ने इस सेक्शन में कोई भी एग्रीमेंट को टर्मिनेट किया तो कोई भी पर्सन लॉस या कॉम्पनसेशन डिमांड नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑब्वियस है वो जो एग्रीमेंट है वो गलत है, वो ऑप्रेसिव है। तो अगर उसको टर्मिनेट किया है तो उसके चलते कोई भी पर्सन लॉस को डिमांड नहीं कर सकता, तो बेसिकली रसिक लॉस का कॉम्पनसेशन डिमांड नहीं कर सकता है। और सेकंड हमने इस पे पॉइंट ये पढ़ा था कि बेसिकली जो ट्राइब्यूनल है वो यहाँ पे जो एमडी वगैरह होते हैं, जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, उनका भी एग्रीमेंट जो था कंपनी के साथ में अपॉइंटमेंट वाला वगैरह, उसको वो टर्मिनेट कर सकता, मतलब उनको भी वो टेन्योर से पहले ही हटा सकता है ना, वो भी हमने पढ़ा है सेक्शन 242 में। तो वो अगर यहाँ पे ट्राइब्यूनल उनको हटाता है बेसिकली टाइम से पहले तो हटा सकता है, और याद करो अगले 5 सालों तक फिर वो वापस से ये पॉइंट नहीं हो सकते। तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे प्रॉपरली लिखनी होंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको 242 तो नहीं एक्सप्लेन किया है, ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं भी है। 243 आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया, जो मैंने आपको 2 अभी पॉइंट्स बताए है ना, जो भी ऑर्डर वगैरह है, नॉट गिव राइज टू एनी कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस एंड एमडी वगैरह जो भी है, अगर उनका एग्रीमेंट टर्मिनेट हुआ है तो वो अगले 5 सालों तक नहीं आ सकते हैं, है ना, नहीं कर सकते हैं वापस से रीअपॉइंट या कंटिन्यू ना। यहाँ पे बोला रसिक लॉस वगैरह वो क्लेम करने के लिए नहीं आ सकता है, नॉट वायबल। और दूसरा जो अपने एमडी हैं और जो एक्सिक्यूटिव डायरेक्टर्स वगैरह हैं, अब अगेन वो भी कंटिन्यू नहीं करेंगे एज एमडी और डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है, विदाउट द लीव ऑफ ट्राइब्यूनल। याद करो बेसिकली अगर उनको 5 साल से पहले आना भी था तो पहले उनको ट्राइब्यूनल से परमिशन मांगनी पड़ेगी, और ट्राइब्यूनल भी बिना सीजी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए उनको परमिशन नहीं देगा। ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है, वही आपको लिखना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट आ जाओ, अपना नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। देखो अब कुछ ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है बट सिंपल है। देखो क्या बोला है, मेंबर्स ऑफ KUN लिमिटेड होल्डिंग 15% पेड अप कैपिटल, सारे कॉल्स वगैरह पे कर रखे हैं, उन्होंने अप्लाई करा फॉर रिलीफ फ्रॉम ऑपरेशन। क्यों, क्या प्रॉब्लम थी, अफेयर्स ऑफ कंपनी आर बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू देयर इंटरेस्ट, ठीक है। ट्राइब्यूनल ने उनकी एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया और पता चला इंक्वायरी के बाद में कि भाई उनकी एप्लीकेशन जेन्युइन है, और ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर किया फॉर टर्मिनेशन ऑफ मिस्टर बीएपी, ठीक है, बीएपी बोल लो, बाप बोल लो, अब जो भी है ये, ठीक है, एमडी को हटा दिया, एमडी का नाम था बीएपी, ठीक है। अब जो मिस्टर बीएपी है, बाप है, व्हाटएवर, अब उसको हटा तो दिया, अब क्या बोला, ही वाज अपॉइंटेड एज एमडी फॉर अ
for a period of 5 years with effect from 1st April 2017, having a clause in his appointment letter that he would be entitled for compensation for the remaining period. सेम क्वेश्चन है जो हमने ऊपर बात की, उसको टाइम से पहले निकाल दिया और उसके एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि अगर हम उसको टाइम से पहले निकालते हैं तो उसको क्या मिलेगा, कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। लेकिन ट्राइब्यूनल ने अगर आपको निकाला है टाइम से पहले, टर्मिनेट किया अगर आपका एग्रीमेंट 242 के ऑर्डर्स में, तो आपको कोई भी कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसने कॉम्पेंसेशन मांगा, बेसिकली तो पहली बात तो उसको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, और दूसरी चीज उसने क्या बोला कंपनी ने कि तुम्हें कॉम्पेंसेशन तो नहीं मिलेगा। कंपनी ने खुद ही मना कर दिया पहली बात तो, और कंपनी ने क्या बोला, डिनाइड कर दिया, पर कंपनी ने क्या बोला कि ठीक है तुम्हें कॉम्पेंसेशन तो हम नहीं दे रहे हैं, बट तुम क्या करो, रीअज्यूम कर लेना अपना ऑफिस आफ्टर लैप्स ऑफ 3 years। नॉर्मली तुम 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो रहे हो, है ना, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग 243 के अकॉर्डिंग, लेकिन हम तुम्हें 3 साल के बाद ही वापस से जो है तुम आ जाना। तो क्या ये चीज सही है? अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि ना तो तुम्हें कोई कॉम्पेंसेशन मिलेगा और ना ही तुम 5 साल से पहले आ सकते हो। 5 साल से पहले आने के लिए तुम्हें पहले क्या चाहिए, लीव ऑफ ट्राइब्यूनल, मतलब ट्राइब्यूनल का अप्रूवल, और ट्राइब्यूनल तुम्हें बिना सीजी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी अप्रूवल नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये पूरा आपको 243 समझाना है, और जो मैंने आपको सब कुछ चीजें बताई है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो इसको भी आप अपने लेवल पे एक बार रीड करना। ठीक है, खुद से रीड करोगे तो और चीजें क्लियर होगी। ठीक है, मैंने आपको क्या है कंक्लूजन वो बता ही दिया बोलकर, अभी आप इसको अपने लेवल पे रीड भी करना। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिमिलर सा ही है। देखो, कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट्स लिमिटेड इज अ कंपनी कंट्रोल बाय 2 फैमिली ग्रुप्स हैं। ठीक है, वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। एक ग्रुप में 4 डायरेक्टर्स हैं, ए बी सी डी, हाँ, और सेकंड फैमिली ग्रुप में 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक्स और वाई। मतलब 2 ग्रुप है, एक ग्रुप में से 4 डायरेक्टर्स हैं और सेकंड ग्रुप में से 2 डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, बोर्ड पे। अब इंटरनल फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई। फर्स्ट ग्रुप के पास क्योंकि मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, उसने एक्स और वाई को रिमूव कर दिया एज डायरेक्टर। एबीसीडी वाले ग्रुप ने एक्स और वाई को रिमूव कर दिया एज अ डायरेक्टर। अब सेकेंड ग्रुप जो था जिसके डायरेक्टर्स थे एक्स और वाई, वो गया ट्राइब्यूनल के पास में। अब आपको ये बताना है कि क्या चीज सही है कि नहीं है। नाउ एडवाइस एज टू द एलिजिबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन and chances of getting relief assuming that there is no other material on record in support of operation। अब इसने खुद ही एक चीज तो ये क्लैरिफाई कर दी है कि प्रॉपर एविडेंस नहीं है। ठीक है, ये शो करने के लिए कि भाई माइनॉरिटी पे ऑपरेशन हो रहा है, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हुई है, डायरेक्टर्स का रिमूवल। अब ऊपर हमने एक सिमिलर क्वेश्चन पढ़ा था डायरेक्टर्स का रिमूवल, तो वहां पर भी हमने यही बात पढ़ी कि डायरेक्टर्स का रिमूवल एक अलग मैटर है। ठीक है, और वो एज अ डायरेक्टर मतलब इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर है, जबकि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का जो सेक्शन है वो इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर है। तो अगर आपको मेंबर कैपेसिटी में कुछ गलत लग रहा है तब आप जाते हो, डायरेक्टर के तौर पे आप जा सकते हो क्या, नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। तो पहली चीज तो वही समझा दो कि भाई रिलीफ आपको तभी मिलेगा जब जस्ट इक्विटेबल ग्राउंड है फॉर वाइंडिंग अप। ठीक है, और कंटिन्यूड एक्ट्स होनी चाहिए। यहाँ पर साफ साफ बोल दिया कोई अदर रिकॉर्ड है ही नहीं प्रूफ करने के लिए कि ऑपरेशन है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट में लिख ही दिया कि ये जो है ऑपरेशन इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर अफेक्ट करना चाहिए, ना कि इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर। वो आता ही नहीं है, इट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ सेक्शन 241। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सेक्शन 241 की कंडीशंस पूरी नहीं हुई। ठीक है, एंड देयर इज नो ऑपरेशन। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन 21। देखो क्या बोला है कि आपको ये बताना है कि क्या ये सारी एक्टिविटीज जो है वो ऑपरेशन मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। ठीक है, बेसिकली आपको ये चीज बतानी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी बाय विच एग्जिस्टिंग मेजोरिटी इज रिड्यूस्ड टू माइनॉरिटी। यानी क्या बोला यहाँ पे, डायरेक्टर्स ने नए शेयर्स इशू करे, किसी को अलॉट करे, और उनका सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है कि अगर एग्जिस्टिंग मेजोरिटी माइनॉरिटी बन जाए। मतलब अगर शेयर इशू करने का रीजन नॉर्मल एक्सपेंशन है और कुछ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नए शेयर्स अलॉट करने का रीजन सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं कि जो मेजोरिटी लोग हैं वो माइनॉरिटी में आ जाए, सिर्फ और सिर्फ ये मोटिव है। तो हमने वो लिस्ट में पढ़ा हुआ है कि ये वाली चीजें ऑपरेशन मानी जाएगी।
ठीक है, तो यस ये ऑपरेशन होगा अगर अलॉटमेंट का मोटिव सिर्फ और सिर्फ यही है। इस तरीके से आपको लैंग्वेज लिखनी है। सेकेंड वाला एकदम उल्टा है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय डायरेक्टर्स बाय विच एग्जिस्टिंग माइनॉरिटी, अलॉटमेंट किया ताकि माइनॉरिटी लोग मेजोरिटी बन सके, यानी सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है ना, अगर ओनली मोटिव तो ये ऑपरेशन है। ठीक है, दोनों ही। देखो क्या बोला, issue of further shares amounts to oppression if it is proved that the idea of issuing further shares was to benefit one group, कि हम एक ग्रुप को बेनिफिट करना चाहते हैं, टू द डेट्रीमेंट ऑफ अदर, किसी दूसरे के डेट्रीमेंट मतलब किसी दूसरे को नुकसान करके। तो बेसिकली यहाँ पे वही चीज बोली, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बाय डायरेक्टर्स बाय विच एग्जिस्टिंग मेजोरिटी इज रिड्यूस टू माइनॉरिटी, ये जो है या वाइस वर्सा मतलब वही जो हमने उल्टा पढ़ा, मेजोरिटी को आप बना रहे हो माइनॉरिटी या माइनॉरिटी को आप बना रहे हो मेजोरिटी, बोथ शैल अमाउंट टू ऑपरेशन। तो फर्स्ट का और सेकंड का आंसर एकदम सेम हो जाएगा। चलो थर्ड पढ़ो, थर्ड थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना। एक शेयर सेल एग्रीमेंट हुआ, वैसे एग्जीक्यूटेड बाय वीसी, एक एनआरआई है और उसने शेयर सेल का एग्रीमेंट किया। शेयर्स एंड ट्रांसफर डीड वर हैंडेड ओवर टू एन एस्क्रो एजेंट, द सेल वाज सब्जेक्ट टू आरबीआई परमिशन। बेसिकली एनआरआई है और वो मान लो एक एजेंट के थ्रू ये सब सेल वेल कर रहा है, ठीक है, और आरबीआई की परमिशन चाहिए वो सेल के लिए। ओके, शेयर्स ट्रांसफर नहीं हुए 6 इयर्स तक क्योंकि आरबीआई की परमिशन ही नहीं मिली। वीसी ने इतने टाइम तक वेट करने के बाद में एक इशू रेज किया और उसने बोला कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है इन द कैपेसिटी ऑफ अ मेंबर। नाउ एज पर द एग्रीमेंट सेल वाज अनकंडीशनल ड्यूरिंग द पीरियड, VC did not exercise any right as a shareholder, nor did the company treat him as a member. अब सुनो ये है क्या, एक एनआरआई है जिसने मान लो किसी से कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे, जो ट्रांसफर डीड वगैरह बनती है वो सब कुछ बनी होगी, लेकिन उसके लिए आरबीआई का अप्रूवल चाहिए और आरबीआई का अप्रूवल नहीं मिला 6 साल में। अब उसने क्या बोला 6 साल तक वेट करने के बाद कि मुझे अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो मतलब मुझे क्या हो रहा है मेरे साथ में ऑपरेशन, तो वो कहां पहुंच गया 241 में। अब पहली बात तो आप ये बताओ, आरबीआई का अप्रूवल नहीं आ रहा तो ऑपरेशन क्या है उसमें, ठीक है, तो पहली बात तो आरबीआई का अप्रूवल नहीं आना एक अलग ही मैटर है, ये ऑपरेशन में नहीं आएगा। दूसरी चीज, ऑपरेशन में हम सिर्फ तभी जा सकते हैं जब हम मेंबर हैं। यहाँ पे जब इसने साफ साफ बोला है कि अप्रूवल नहीं आया, तो जब अप्रूवल ही नहीं आया तो ट्रांसफर भी नहीं हुआ है, ठीक है, ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, आपको कंपनी के शेयर्स मिले ही नहीं है। जब ट्रांसफर का अप्रूवल ही नहीं मिला है आपको आरबीआई से, तो ट्रांसफर भी नहीं हुआ, और ट्रांसफर भी नहीं हुआ तो क्या आप मेंबर माने जाओगे? नहीं, आप मेंबर भी नहीं माने जाओगे। तो जब आप मेंबर ही नहीं माने जाओगे तो क्या आप ऑपरेशन जो है उसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो वो नहीं कर सकता एप्लीकेशन। क्या बोला, देखो बेसिकली भैया आपको जो मैंने बोला है उसको एक्सप्लेन कर देना है। शेयर सेल का एग्रीमेंट हुआ, डीड वगैरह दे दी हमने एजेंट को, परमिशन वगैरह, बेसिकली वही है कि वो जो पर्सन है वो कोई भी इशू रेज नहीं कर सकता है इन द कैपेसिटी ऑफ अ मेंबर, क्योंकि बेसिकली वो चीज जो है ट्रांसफर वो अबेयंस में, मतलब वो अभी पेंडिंग है, क्योंकि आरबीआई का अप्रूवल ही नहीं आया, तो ट्रांसफर पेंडिंग है, तो आप मेंबर ही नहीं बने हो, ठीक है। ट्रांजैक्शन नॉट बीइंग कंप्लीटेड, ही इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ मेंबर एंड देयरफॉर देयर इज नो केस ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। चलो ओके, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 22। सनशाइन ऑयल लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, ठीक है, इनके पास में क्या बोला, कितने डिपॉजिटर्स हैं? 200 डिपॉजिटर्स हैं विद 50 करोड़ ऑफ डिपॉजिट इन द कंपनी। आउट ऑफ द टोटल 200 डिपॉजिटर्स, 20 डिपॉजिटर्स ऑफ द कंपनी हैव फॉर्म्ड अ ग्रुप and have appointed Mr. Ram, a practicing advocate who is not a depositor, as their representative to file an application in NCLT to bring a class action suit. अभी तक हमने ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट पढ़ा, फाइनली एक क्वेश्चन आया क्लास एक्शन सूट का। सेक्शन 245 याद आ गया होगा आपको, उसकी लिमिट्स याद होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद होगा कि 241 में तो ओनली मेंबर एप्लीकेशन लगा सकता है, 245 में मेंबर भी लगा सकता है, डिपॉजिटर भी लगा सकता है, दोनों की लिमिट्स अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ डिपॉजिटर्स एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो उनकी लिमिट्स आपको याद होनी चाहिए। और उन्होंने क्या बोला है कि खुद से एप्लीकेशन नहीं लगाई है, अपने बिहाफ पर एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को हायर करा है, अपॉइंट करा है, जो कि उनके बिहाफ पर एप्लीकेशन लगाएगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी के अफेयर सही नहीं हो रहे हैं, बेसिकली उनके अगेंस्ट में हो रहे हैं।
अब बताओ कि क्या जो राम है, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, वो एप्लीकेशन लगा सकता है क्या? तो सबसे पहली चीज तो हमें चेक करना है लिमिट्स, कि लिमिट्स वाले लोग हैं कि नहीं है ना। अब देखो क्या बोला यहाँ पे, 200 डिपॉजिटर्स हैं और टोटल डिपॉजिट्स 50 करोड़ का है, और उसमें से 20 ने एप्लीकेशन लगाई है। कितनों ने एप्लीकेशन लगाई है? 20 ने एप्लीकेशन लगाई है। पहले तो आप लिमिट्स देख लो। देखो सबसे पहले क्या बोला है, अच्छा देखो अब यहाँ पर दो लिमिट्स थी, मेंबर्स की और डिपॉजिटर्स की, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ डिपॉजिटर्स का ही पूछा है, तो हम यहाँ पे लिमिट सिर्फ किसकी लिख रहे हैं? डिपॉजिटर्स की। पर अगर आपको लगता है कि हमें आंसर को और एलैबोरेट करना चाहिए, छोटा ही क्वेश्चन है, 7 मार्क के अकॉर्डिंग हमें कम लग रहा है कंटेंट, तो आप मेंबर की भी लिमिट लिख सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो क्या थी लिमिट, आपको याद होगा। अब यहाँ पे तो हमें कुछ भी वो नहीं लिखना है, शेयर कैपिटल नॉट शेयर कैपिटल, वो तो मेंबर में आता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं आता, यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, नॉट लेस देन 100 डिपॉजिटर्स और एटलीस्ट 5% ऑफ टोटल डिपॉजिटर्स, विच एवर इज लेस। या फिर वैल्यू में कितना है, टू हुम कंपनी ओज 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट। नंबर हो गया, ये वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हमने बात की थी 200 डिपॉजिटर्स हैं और डिपॉजिट्स कितने हैं? 50 करोड़ के। अब 200 में से एप्लीकेशन कितनों ने लगाई है? 20 ने, और हमें तो कितना परसेंट चाहिए? 5%। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपका पूरा हो जाएगा क्या? यस। तो यहाँ पे क्या बोला, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स कितना चाहिए हमें? 5% ओनली, विच इज 10। तो हमारा क्राइटेरिया पूरा हो गया। ठीक है, और उन्होंने एप्लीकेशन खुद से नहीं लगाई है, उन्होंने राम को अपॉइंट किया है, तो वो भी चलेगा, मना नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली हम पढ़ते हैं ना, सेक्शन 245 में स्पेसिफिकली गिवन नहीं है कि आप किसी और के थ्रू लगवा सकते हो। ठीक है, बट कंपनीज एक्ट में बहुत जगह पे हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमें कोई भी एप्लीकेशन लगानी है तो हम किसी भी प्रैक्टिसिंग सीए, सीएस, एडवोकेट, इन सबको जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। देखो, देयर इज नो प्रोविजन अंडर द चैप्टर, चैप्टर मतलब जो अपने सेक्शन चल रहे हैं, permitting application to be filed by someone who is not applicant, that is member or depositor। but basically हमने normally पढ़ा है यहाँ पे कि आप सेक्शन आपको याद नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, सेक्शन 432 है, आप नॉर्मली लिख सकते हो। बट एज पर प्रेस्क्राइब प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, अ पार्टी टू एनी प्रोसीडिंग में अपेयर इन पर्सन और ऑथराइज वन और मोर, वही सीए, सीएस, सीएमए और एडवोकेट्स वगैरह, इनके थ्रू भी एप्लीकेशन लगाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राम भी एप्लीकेशन लगा सकता है। ठीक है, चलो। सो ये बेसिकली अपना क्या हो गया, क्लास एक्शन सूट्स का हो गया, जहां पे हमने डिपॉजिटर्स का केस पढ़ा। अब एक क्वेश्चन आएगा जहां पे मेंबर्स वाला केस है, और ये आप करोगे होमवर्क में। एकदम सेम ही है क्वेश्चन ऑलमोस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बस मेंबर्स है, ऊपर हमने क्या पढ़ा, डिपॉजिटर्स है। अब यहाँ पे ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं जिनके पास में 380 लाख इशूड शेयर कैपिटल है। जोडो लिमिटेड में इंपॉर्टेंट लिस्टेड पब्लिक कंपनी है। हमने लिस्टेड की लिमिट्स अलग पढ़ी है वैल्यू वाले में, एक तो नंबर वाला है और एक वैल्यू वाला है, और इसमें भी हमने लिस्टेड की और अनलिस्टेड की लिमिट्स अलग अलग पढ़ी है। ठीक है, अगर आपको याद हो 2%, 5%। ठीक है, खुद से करना है आपको। अब आप ध्यान रखना है, यहाँ पे लिस्टेड कंपनी है तो उसके लिए लिमिट्स आपको अलग से गिवन है। अब इनके पास में टोटल इशूड कैपिटल है। ठीक है, देन अल्ट्रा वायर्स कुछ एक्टिविटी करी है, ये अपना आता ही है क्लास एक्शन सूट में, एनसीईआरटी को लगाया। बेसिकली आपको बताना है कि क्या इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। तो पहले आपको मेंबर वाली लिमिट्स पूरी लिख देनी है। ठीक है, ये रहा लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी का, और इसके बाद में आपको चेक कर लेना है कि क्या वो लिमिट्स में आ रहे हैं तो यस एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, नहीं आ रहे हैं तो नो एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। सेम है, बस ये मेंबर्स वाला है, ऊपर हमने क्या पढ़ा, डिपॉजिटर्स का। एक क्वेश्चन मैंने आपको नहीं करवाया है ये वाला, ये आप अपने आप ट्राई करना, आपको आ जाएगा। ठीक है, चलो ओके। तो विद दिस अपना चैप्टर 9 और अपने कंपनीज एक्ट जो है उसके सारे क्वेश्चंस वगैरह भी जो है वो अपने होते हैं कंप्लीट। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।